एक कहानी सुनाता हूँ। संत वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के आश्रम में एक कामधेनु थी। उसका नाम था नंदिनी। उन्होंने उसे अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु के रूप में रखा था। एक दिन राजा कौशिक, जो कि बाद में विश्वामित्र हुए, जंगल में एक लंबे समय तक शिकार करने के बाद कुछ सैनिकों के साथ संत वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। अब शिकार के बाद वो लोग बहुत थक चुके थे, भूखे भी थे। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, अतिथि देवो भव, and he welcomed King Kaushik and his soldiers and requested him for lunch, rest, and then he may leave for his kingdom. राजा कौशिक ने सोचा कि आखिर ये गरीब ब्राह्मण इनकी क्या ही सेवा करेगा। इतने में ऋषि वशिष्ठ ने लाजवाब खाना परोस दिया। राजा जी की टीम ने भरपेट खाना खाया और खाना खाने के बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने पूछा कि आखिर इन सब का इंतजाम हुआ कैसे। ऋषि ने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है, नंदिनी, which fulfills all his materialistic desires. Now here comes the climax of the story. राजा कौशिक was too arrogant at that point of time. वो कहते हैं, एक राज्य में सबसे मूल्यवान चीज जो होती है वो राजा की होती है, तो ये कामधेनु गाय मुझे दे दो। ऋषि ने मना कर दिया, मैं तो नहीं दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं राजा हूं, मैं बलपूर्वक ले लूंगा, मुझे जो चाहिए मैं हासिल कर सकता हूं। बस फिर क्या था, कामधेनु ने अपना रौद्र रूप धारण किया और राजा की सेना को खत्म कर दिया। बाद में कहानी आगे बढ़ी। राजा कौशिक बाद में ऋषि विश्वामित्र बने। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि एक वक्त हुआ करता था जब गाय के पोजीशन के लिए बड़े बड़े युद्ध हो जाया करते थे और गाय को हम लोग अपना हिस्सा मानते थे, उसकी पूजा करते थे। और आज क्या, आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ना आपको सोचने की। तो चलिए आज हम आपको महेंद्रगढ़ की एक गौशाला लेके चलते हैं, जहां गौ सेवा में दिन रात लोग लगे रहते हैं और उसी को अपना कर्म और धर्म मानते हैं। 100 साल से भी पुरानी गौशाला में हम देखेंगे कैसे मॉडर्न वर्ल्ड का सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल काम करता है। तो चलिए मिलते हैं सुरेंद्र जी से। सबसे बेसिक सवाल, गाय का हमारे जीवन में क्या रेलेवेंस है? गाय तो हमारी जो है ना माता बोलते हैं हम इसको, और शुरू से हमारे पूर्वज भी इसको पूजते आए हैं और आज भी इसकी पूजा होती है। और इसको आज से नहीं, कृष्ण भगवान किस टाइम से इसको जो है ना पूजते आए हैं। सर, महेंद्रगढ़ में कितनी गौशालाएं हैं और आपकी गौशाला कितनी पुरानी है? महेंद्रगढ़ में 4 गौशालाएं हैं इधर एट प्रेजेंट में। तो सबसे लार्जेस्ट ये हरियाणा की सबसे प्राचीन गौशालाओं में है। 1899 के अंदर इस गौशाला की स्थापना हुई थी, तो अभी 124 साल हो गए इसको। हरियाणा के अंदर सेकंड लार्जेस्ट गौशाला है ये। इससे पहले एक रेवाड़ी में थी, उसके बाद सेकंड यही थी। अच्छा, तो ये आपकी जो गौशाला है रजिस्टर्ड है? ये क्या है, रजिस्टर्ड गौशाला है। हरियाणा सरकार ने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है और जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो रजिस्टर्ड गौशाला को ही देती है। हम हर क्वार्टरली जो है ना इसकी जो फीडबैक है गौशाला की, स्ट्रेंथ की है, इनकम की है, वो एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है फर्म एंड सोसाइटी, उसको हमने देनी पड़ती है। एक हरियाणा गौ सेवा आयोग है, वो भी हमें समय समय पर हमारी फीडबैक मांगता रहता है। आपने अपनी इस गौशाला को कितने हिस्सों में बांट रखा है? जहाँ गाय है यहाँ 3 हिस्से हैं उसके। एक तो दूध वाली गाय है, एक लगार जो बोलते हैं जो दूध नहीं देती हैं, जिसमें HF या ये जर्सी जो गाय है वो है, और एक इसका फर्टिलाइज़र है, खाद का महकमा है। एक हमारा मैरिज प्लेस है और एक साइड में हमारा रसगुल्लों का प्लांट है। इतनी पुरानी गौशाला का सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्या है सर? हमारे पास दूध स्पेयर होता था, मार्केट के अंदर सप्लाई करके आता था, फिर भी हमारे पास दूध बच जाता था। उस दूध का प्रॉपर यूज़ के लिए कांटेक्ट किया हलवाइयों से। स्टार्टिंग में जब हमने प्रोडक्ट लगाया तो कई बार रसगुल्ले सेल नहीं हुए, कई बार क्वालिटी ठीक नहीं मिली, और अभी हमारे से डिमांड पूरी नहीं होती है। डिमांड ज़्यादा होती है, हमारी सप्लाई कम। वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहाँ से रसगुल्ले सप्लाई होते हैं और सब खर्चा निकाल करके एवरेज 1 लाख रुपए हमें उस प्लांट से मिल जाता है पर मंथ। मैरिज प्लेस से इनकम कैसे जनरेट करते हैं आप लोग? उसको हम रेंट पर दे रखे हैं।
20 लाख रुपए में सालाना। तो 20 लाख रुपए में 5-6 लाख रुपए हमें पर ईयर उसके ऊपर मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए एवरेज हमारे को मैरिज पैलेस से मिल जाते हैं। 1 लाख रुपए पर मंथ। यहाँ पर जो भी इनकम है वो सिर्फ गौशाला के लिए है। आज 5G के युग में लोग सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की बात करते हैं। 3G और 2G के ज़माने में आपको आइडिया कैसे आया? हमारे से पहले प्रधान होते थे राव सहीराम जी, वो 15 साल यहाँ पर कंटिन्यू प्रधान रहे। किसी शिक्षाविद ने, समाज सेवी ने उनको सजेस्ट किया कि साहब यहाँ पर मेन रोड के ऊपर है, एक मैरिज पैलेस हो जाए तो बहुत अच्छा है। उस टाइम ज़रूरत भी थी। आपके पास इतनी सारी गायें हैं, ये गौशाला तक आती कैसे हैं? ये गाय कुछ तो यहाँ पर पैदा हो जाती हैं, कुछ जो आवारा जो गाय गाँव में घूम रही हैं, जो फसल को बर्बाद करती है, तो गांव वाले यहाँ पर छोड़ के जाते हैं ताकि वो फसल का बचाव कर सके। और इसी वजह से गांव वाले जो समाज है वो हमें कोऑपरेट करता है। हमारे टेलीफोनिक बताते हैं साहब एक गाय यहाँ पर पड़ी हुई है, उसके टांग टूटी है, ब्लड निकला हुआ है, तो हम अपनी गाड़ी भेज देते हैं। उसका पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद जब वो ठीक हो जाती है तब उसको हम, जैसी गाय है, अगर लंगार वाली है, बगैर दूध वाली है तो उसके अंदर छोड़ देते हैं, दूध वाली है तो दूध वाली बाड़े में शामिल कर देते हैं। तो मेरा फर्स्ट मोटो, मेरा उद्देश्य है उस गाय को हमें शेल्टर प्रदान करना, उसको एक्यूवेट करना, उसको मेडिसिन वगैरह जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड करना। गौशाला के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते होंगे आई एम श्योर, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? जो दिल्ली एक्सपेंस का खर्चा है दिल्ली का, वो 5, 10, 20 हज़ार जो दिल्ली हैं वो हमें रसगुल्ले प्लांट से मिल जाते हैं। उस हिसाब से जो हमारे पास जितना पैसा होता है तो हम क्या है 6 महीने का जो भूसा है उसको स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन रिक्वायरमेंट यहाँ भूसे की है। उसके अलावा जो गाँव के अंदर जाते हैं वहाँ से हमें अनाज मिल जाता है। अभी खास करके अभी तो एक गेहूँ है और बाजरे के सीजन में बाजरा है, तो इसका जो आटा बना करके, हमारे पास आटा चक्की है, उसको पीस करके और वो हम गायों को खिलाते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर जो खर्चा है मैस का है, तकरीबन 10,000 रुपये हमें पर डे उसके लिए चाहिए। दिन के अंदर हमारे पास जो है ना 60-70 आदमी यहाँ खाना खाते हैं, शाम को 40 के करीब है। फिर मशीनरी है, उसका एक्सपेंडिचर है, तेल है, कभी रिपेयरिंग का है, बिजली का बिल है, तकरीबन 30 या 40 हज़ार रुपये हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आ जाता है मंथली। तो हम सब अपने रिसोर्सेज से उससे कई बार आउटस्टैंडिंग भी हो जाता है। एक तरफ सरकार और एक तरफ समाज, ये दोनों एक साथ कैसे मदद करती हैं गौशाला की? सरकार साल में 3 बार हमें ग्रांट देती है भूसे के लिए, रेगुलर आती है, तो हमें 10-12 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल जाती है। लेकिन वो मदद क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा टाइप है। अभी साल में हमें 10 लाख रुपए सरकार से मिल गए, तो 10 लाख का मतलब क्या है, 10 दिन का राशन है सिर्फ वो। तो साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 में से आप 30 दिन निकाल दो, फिर भी 330 दिन तो जो है समाज ही इसको रक्षा करता है, इसको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर 40-50 वर्कर है, उनको भी हम सैलरी देते हैं, गायों का पेट भी भरते हैं। इनके सर्दी गर्मी से बचाव के लिए बिल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, बाड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है, पंखे भी लगवा रखे हैं हमने। गर्मियों के अंदर यहाँ पर हम कूलर भी लगवाते हैं। तो ये सब समाज के योगदान से होता है और समाज को हम मोटिवेट करते हैं जा कर के। जो भी गौशाला होती है वो 99% समाज से चलती हैं, 1% गवर्नमेंट का होता है। इंडिविजुअल ये मैंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया है, ये समाज ने किया हुआ है। गाय को कामधेनु कहा जाता है, तो क्या गौशाला गौ रक्षा का एक परमानेंट सोल्यूशन है? गौशाला परमानेंट सोल्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें फुल्ली या गवर्नमेंट की तरफ से जो नंदीशालाएँ नहीं खुलेंगी तब तक जो है ना इसका वो परमानेंट साधन नहीं है। गौशाला के अंदर अगर मेरे पास यहाँ 1000 गायों की कैपेसिटी है, 2000 गाय यहाँ पर ठूस दी जाती है और वो यहाँ पर परेशान होती है, बीमार होती है, तब पब्लिक ये कहेगी भाई यहाँ तो गायों को बहुत बुरा हाल है। गौशाला के अंदर गायों का हाल बुरा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि गौशाला सरकार को जो है ना गौशाला के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, इनकी रेगुलर ग्रांट अथराइज करनी चाहिए। तो फिर इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? देखो, हर सब डिवीज़न लेवल के ऊपर एक नंदीशाला जरूर होनी चाहिए।
जिसके अंदर 1000, 1200, 1500 गायों की कैपेसिटी हो, और उसका जो मैनेजमेंट है या नगर पालिका के पास हो या लोकल बॉडीज़ के पास हो तो चल सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, वो गाय हमारी माता है। तो फिर आज गायों की ऐसी हालत क्यों है? क्यों लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, उनमें लोगों की गलती नहीं है। उसका मेन रीज़न क्या है, इसको गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे सब्जी मंडी में है, मार्केट में है, अब लोग क्या करेंगे? लोग उनको रोटी दे सकते हैं घर से निकाल करके, या किसी के पास चारा है तो वो रख देते हैं। जब तक क्या है, गवर्नमेंट ये नंदीशालाएँ नहीं खोलेंगे, खास करके जो आवारा मेल पशु हैं, मेल जो काऊ हैं, उनका कोई यूज़ तो है नहीं, और वही जो है सड़कों के ऊपर ज़्यादा है। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये नंदीशालाएँ नहीं खुलेंगी तब तक जो है ना इसका स्थायी समाधान नहीं है। वो ठीक है, कई बार रोड एक्सीडेंट के गाय कोई घायल है उसको ले आते हैं, लेकिन 20 गाय वहाँ इकट्ठी तो उसको हम भी तो नहीं ला सकते हैं। हमारे पास भी तो इतना आवासीय साधन नहीं है कि हम उसको कहीं रख सकें। अब जितनी गौशाला में गाय उससे ज़्यादा तो बाहर हैं, तो हम उनको कैसे रख सकते हैं? बाकी की गौशालाओं को अगर ऐसा ही एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? गौशाला का सबसे एक तो उसको खुद को जो भी गौशाला उसको सोशल होना पड़ेगा, है ना, थोड़ा पोलाइट भी होना पड़ेगा। यहाँ हार्डनेस से काम नहीं चलता, यहाँ पोलाइटनेस से काम चलता है। फ्रेंडली बिहेव रखना पड़ेगा सभी के साथ, अगर उसने अच्छा मैनेज करना है तो। और कई बार सख्त डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। समाज में लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी जनता आपका सहयोग करेगी। तो अगर आप भी इस नेक काम में इनकी कोई मदद करना चाहते हैं तो अपने घर का खाना प्लास्टिक के पॉली बैग में भर कर सड़कों पर ना डालें। आप और हम अपने हाथों से प्लास्टिक खोल सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान नहीं। इकोसिस्टम को बचाने में अपना योगदान दीजिए। तो अगर आपने भी कभी किसी बेजुबान को खाना खिलाया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी बेजुबान की मदद करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से कुछ बेजुबानों का जीवन बचाया जा सकता है तो शेयर कीजिए, और बने रहिए अगली अनसंग स्टोरी के लिए। जय हिंद।